गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, हैप्पी मॉर्निंग। जब हैप्पी मॉर्निंग होती है तो बहुत सारे अज़्म होते हैं, कभी कभी पुराने अज़्म भी जाग जाते हैं, यानी पुरानी सोचें जो होती हैं वो भी जाग जाती हैं कि जी हमने करना क्या है। और इसको करने को वाकई करने के लिए ना अल्लाह ताला आपको एक नया मौका देता है, जिससे आप कहते हैं नया दिन, एक नई मॉर्निंग। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी जो मॉर्निंग है, आपका जो नया दिन है, आपकी जो नई सुबह है, उसका आगाज़ एक अच्छी बात से हो, ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज की अच्छी बात आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे, फिर टॉप स्टोरीज की जानिब जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इंसान की आजमाइश जितनी बड़ी और मुश्किल होगी, इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। अच्छा, हम लोगों ने अक्सर अपने बड़ों से ये सुना है कि सब्र करो, अगर कभी किसी पे बुरा वक्त आता है या आजमाइश आती है, किसी का इम्तिहान, हम कहते हैं ना सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। जब लोग अपनी आजमाइश में, अपने मुश्किल वक्त में वावेला मचाना शुरू कर देते हैं, शिकायतों के अंबार लगा देते हैं और कहते हैं जी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, अपने आप को कोसने लग जाते हैं, तो फिर वो कोई सब्र करना नहीं होता, फिर उसके बदले में कोई इनाम भी आपको नहीं मिलता। लेकिन जब भी आप पर आजमाइश आए, जब भी किसी पे कड़ा वक्त आए, हमेशा ये सोचें कि ये उसके लिए आजमाइश है तो ये मेरे लिए भी आजमाइश है कि मेरा उससे रवैया या मेरा उससे ताल्लुक़ कैसा है। तो अगर अल्लाह ताला आपको कभी किसी मुश्किल में मुब्तला करते हैं और वो मुश्किल जितनी बड़ी होगी, तो ये सोचें और ये सोच के उस मुश्किल को इग्नोर करें कि अल्लाह ताला इसके बदले में हमें हम इसको सरप्राइज़ कह सकते हैं, हम इसको गिफ्ट कह सकते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई अच्छा सा हमारे लिए तोहफ़ा हो सकता है, वो उतना ही बड़ा होगा जितनी बड़ी आजमाइश से आप गुजर रहे होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, टॉप स्टोरीज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बर्थडे विश करेंगे हमारे आप सबके लाला यानी शाहिद खान आफरीदी को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायानाज ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी की आज 46वीं सालगिरह है। शाहिद आफरीदी 1 मार्च 1977 को खैबर पख्तूनख्वा की खैबर एजेंसी में पैदा हुए थे। 1996 में क्रिकेट की दुनिया में पहला कदम रखने वाले शाहिद आफरीदी ने मुताद्दिद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अब किसको पता था कि 1 मार्च को जो ये शख्सियत पैदा होने वाली है, जो बच्चा पैदा होने वाला है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया में इतना नाम कमाने वाला। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लाला के फ़ैन्स बसते हैं, लाला को पसंद करते हैं। मैं ख़ुद उनकी फ़ैन हूँ। जब तक उन्होंने समझ ज्वाइन नहीं किया था, हमारी ख्वाहिश रहती थी कि एक दफ़ा हम उन्हें फ़ेस टू फेस देख लें, सेल्फ़ी लेने की ख्वाहिश होती थी। दुआ हमारी यही है कि लाला को अल्लाह ताला इसी तरह तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दें, और वो जितना लोगों को हेल्प आउट करते हैं, जितना लोगों की मदद करते हैं, जितना आगे बढ़ के वेलफेयर्स के काम करते हैं, वो इसी तरह से करते रहें। और दुआएं लेने का ये एक बेहतरीन ज़रिया होता है। और इसी तरह से जो हमारे आने वाले क्रिकेटर्स हैं, उनके रिकॉर्ड से सीखते रहें, लोगों को वो ट्रेन करते रहें और हमारे साथ वो इसी तरह से जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं जनाब। एक अच्छी खबर, लाला की बर्थडे के अलावा भी एक अच्छी खबर है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी है और नई कीमत 267 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत बरकरार रखी है। अच्छी खबर थी ना। अब थोड़ी सी बुरी खबर सुने। दूसरी जानिब नेपरा ने बिजली फ़ी यूनिट 48 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी है। अब आप सब सोचते होंगे कि यार ये बुरी खबर भी इतनी हंस के सुनाती है महक, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको थोड़ा सा ना मोटिवेट करना। अगर मैं भी उदासी के अंदाज में सुनाऊंगी तो आपको मोटिवेट कौन करेगा। सार्फिन पर 9 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी हो गई है। तो ये कराची वाले भी सुन लें। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 71 पैसे का इजाफा मंजूर किया गया है। अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह ताला हमारे हालात पे, हमारे मामलात पे रहम करे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर असखुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया था और ये महफूज फैसला आज सुबह 11 बजे से पहले सुनाया जाएगा। पीटीआई ने अदलिया पर हमला किया, इमरान खान पर मुकदमा दर्ज होगा, मुलव्विस अफराद को दहशतगर्दी की दफात के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा मरियम नवाज ने आखिरकार पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत कर दी हैं। बैकग्राउंड क्या है, क्यों हिदायत की तैयारी की है, क्योंकि इससे पहले तो मरीम नवाज साहिबा ये कह रही थी कि अभी मुल्की हालात इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि हम इलेक्शंस करवाएं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी एक इससे पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी। अब उन्होंने जब तैयारी का कहा है तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि वोट को इज़्ज़त अदल का निज़ाम कायम होने से मिलेगी। प्रोग्राम में सियासी सूरत हाल जिस वक्त मुल्क की चल रही है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो जिस्मानी वज़न है उसमें इजाफा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हम सबको ये बात पता है। लेकिन जो ये वज़न में इजाफा हो जाता है जिसको हम मोटापा कहते हैं, तो मोटापा कम करने के लिए हम बहुत सारे जतन करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन कभी कभी हम ना मेडिसिन पे चले जाते हैं कि मेडिसिन खाने से शायद आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। मेरे नज़दीक ये बहुत गलत है क्योंकि हम इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि हम मज़ीद फूल जाते हैं।
मेडिसिन इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, प्रोग्राम इस पर बात करेंगे। कौन सी एज ज़्यादा मैटर करती है कि वो, क्योंकि हमारे जो टीनेजर्स हैं ना उनको ज़्यादा होता है कि वो प्यारे लग रहे हो, हक भी है उनका प्यारा लगना, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोई गलत ट्रैक से मुराद यानी मेडिसिन पर आ जाए। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे उस दर्द की जो हर घर में होता है, हर किसी को होता है, यानी सर का दर्द। अच्छा, माइग्रेन की हम बात करने वाले हैं, इसकी क्या वजह है। जो शोहर हजरात होंगे, जैसे जो मेरे मियाँ, वो कहते हैं कि जी तुम्हारे बोलने की वजह से मेरे सर में दर्द होता है। ख़वातीन के सर में फिर क्यों दर्द होता है, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि इवन हमारी जो टीनेजर्स हैं, हमारी जो ख़वातीन है, हमारे जो मर्द हजरात हैं, सबको शिकायत है माइग्रेन की। मतलब बच्चा भी हो या बड़ा भी हो, जब भी उससे पूछो कि क्या हुआ है, सर में दर्द है। मतलब इस एज के बच्चों को सर में दर्द नहीं होना चाहिए। ख़वातीन को एक्टिव रहना चाहिए एटलीस्ट 40 तक, लेकिन उनके सरों में भी दर्द होता है। हमारे जो ऑफिस में काम करने वाले भाई हैं, उनसे भी अक्सर हम बात करें तो बस उनको तो कि यार डिप्रेशन है, टेंशन है, सर में दर्द है। तो इसका क्या इलाज है, ये क्यों होता है, लाइफस्टाइल हमने इस पर कैसे चेंज करना है। इसके अलावा मौसम पर बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा क्रिकेट की बात कर लूँ, क्योंकि क्रिकेट का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। मुल्तान, कराची और लाहौर के बाद अब रावलपिंडी में मैदान सजेगा। आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स में टाकरा होगा। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स सर फहरिस्त हैं, मुल्तान सुल्तान्स का दूसरा नंबर है। इसके अलावा मौसम पे भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, कल मैं अपनी अम्मी से बात करी थी तो मुझे कह रही थी कि मैंने तो सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं और सर्दी लाहौर में वापस आ गई है। वाकई ठंड है, पंखे अब बंद हो चुके हैं। तो लाहौर समेत, कराची समेत, आई डोंट नो कराची का कैसा मौसम है, मैं आज पूछूंगी ज़रूर। लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, पंजाब के जो मैदानी और बालाई इलाके हैं, वहाँ पर सर्दी की फिर से लहर शुरू हो गई है। वादी नीलम पर सफ़ेदी छा गई है। पीर चनासी और वादी लीपा के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अगले 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। और ज़ाहिर सी बात है, जब नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फबारी होती है, ये ठंडी हवाएं चलती हैं या बारिश होती है, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो पंजाब के मैदानी या बलाई इलाके उन तक आता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो कि बड़ी इंस्पायरिंग है। उस बच्चे की स्टोरी जिसने रिकॉर्ड कायम किया है, और जो रिकॉर्ड कायम किया उस पर उसको अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ की बात है। 6 साला बच्चा जिसका नाम है सलार महसूद, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। सलार ने 30 सेकंड्स में 26 वन हैंड कार्ड वेल करके 25 कार्ड वेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सलार महसूद 63 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जो है वो इरफान महसूद के शागिर्द हैं। और मतलब बच्चा, आप देखें, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाता होगा। मैं इससे पूछ लेती हूँ कि क्या चीज़ खाता है, ताकि मैं भी अपने बच्चे को वो खिलाना शुरू करूँ। हमारे साथ सलार महसूद मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं। आप मुझे ये बताएं कितना ज़बरदस्त रिकॉर्ड आपने बनाया, कैसे कर लेते हैं, इतना एक्टिव, इतना एनर्जेटिक आप हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से बचाएं। क्या खाते हो? अगर आपको बताऊँ तो मैं ज़्यादा पीता दूध हूँ। अच्छा सलार, मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह से एज है जी 6 साल, तो ये आपको मतलब मैं बचपन क्या कहूँ, वैसे ही 6 साल के हैं, तो 6 साल से पहले का शौक है ये करने का? लाइक बच्चे होते हैं ना जो 2-3 साल की उम्र से ही सीखना शुरू कर देते हैं, इंस्पायर होना शुरू कर देते हैं। जी, पहले से ये मैंने स्टार्ट किया था। जी सर। अच्छा, नहीं मैं ये पूछूं कि किस तरह शौक पैदा हुआ? ये एक दिन मैंने ये वीडियो देखी थी इनकी। अच्छा, एक वीडियो देखी थी उनकी, तो इसमें आपको ज्यादा हेल्प किसने किया, बाबा ने? हाँ, बाबा ने ज्यादा हेल्प की थी। अच्छा, इरफान महसूद भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हुए हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त बच्चा है और बहुत माशाल्लाह फुर्तीला बच्चा है। मुझे ये बताएं कि अक्सर बच्चे होते हैं वीडियोस देख के इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं, किस तरीके से जो है आपने इनको अप्रिशिएट किया, इनके सफ़र का आगाज़ किस तरीके से हुआ, कितना आपने हेल्प आउट किया, क्या क्या इन्हें मुश्किल पेश आई? वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सालार, और जब भी मैंने या हमारे क्लब के लड़कों ने गिनीज रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले हमें इनवाइट किया है। अप्रिसिएशन के लिए शुक्रिया।
यकीनन ये बहुत टफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वन हैंड के साथ कार्टव्हील करना 30 सेकंड में 25 बहुत टफ रिकॉर्ड था। तो इसके लिए क्लब में मुख्तलिफ हमारे जो बच्चे हैं, अभी तक 10 बच्चे हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो मुख्तलिफ गिनीज रिकॉर्ड में सर्च करता रहता हूँ, फिर अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें टैलेंट देखता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है। तो यही रिकॉर्ड मैंने देखा, सलार को फिर कहा कि ये गिनीज रिकॉर्ड है। इसके लिए फिर हमने तैयारी जारी रखी 3 महीने तक, तकरीबन 3-3.5 महीने हमने इसके लिए प्रैक्टिस की। सही। अल्हम्दुलिल्लाह ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक तो अपनी बात जो रहेगी उसको मुकम्मल कीजिएगा, मेरा सवाल भी लीजिएगा कि इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? दफा यानी सलार ने ये ब्रेक किया, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की तरफ से एक चैलेंज रिकॉर्ड था जो अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया था। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पहली दफा सलार ने ब्रेक किया है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि जो बच्चे अब सलार को देख के इंस्पायर हो रहे हैं और इस तरह के माशाल्लाह से काम करना चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जी वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो कितना टाइम लगता है एक बच्चे, जाहिर सी बात है बच्चों की बॉडी वैसे ही फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की फॉर्म में लाने के लिए आपको ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी होती है, तो वो ट्रेनिंग सेशन कितने अरसे पे मुहित होता है? ये डिपेंड करता है गिनीज रिकॉर्ड्स पे। जितने टफ गिनीज रिकॉर्ड होते हैं उतनी टफ हमारी प्रैक्टिस होती है, उसके लिए वो उतनी टफ हमने ट्रेनिंग लेनी होती है। फिर लड़कों को देखना पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट्स या कौन सा लड़का ये रिकॉर्ड कर सकता है, तो उसी के मुताबिक आपने उनको रिकॉर्ड सजेस्ट करने होते हैं, उसी के मुताबिक आपने एक रूटीन की ट्रेनिंग देनी होती है, उसी के मुताबिक फिर उनके गाइडलाइन वगैरह को फॉलो करना होता है। तो हर चीज को आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। सही है। तो इरफान साहब मुझे ये बताएं कि अभी मजीद इरादा क्या है सलार का आगे फ्यूचर में? जाहिर सी बात है कि आप एक रिकॉर्ड बना लेते हैं, फिर आप चाहते हैं कि जी आपके मजीद भी रिकॉर्ड्स हों, तो फ्यूचर के लिए कोई गोल मजीद सेट किया सलार ने? देखिए, मैंने जो पहला गिनीज रिकॉर्ड बनाया था ये 24 साल की उम्र में बनाया था, तो सलार 6 साल का है, तो इसके लिए काफी इंशाल्लाह टाइम है। अभी तक मैं 63 बना चुका हूँ, तो ये पॉसिबल है कि ये 26 साल तक पहुंचते पहुंचते 163 बना ले। तो इंशाल्लाह हमारी यही है कि हमने मजीद आके जाना है, मजीद गिनीज रिकॉर्ड, मजीद पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट लेके आए इंशाल्लाह। अच्छा सलार, मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 3 क्लास में। 3 क्लास में पढ़ते हैं, तो सारा टाइम यही करते रहते हो या पढ़ते भी हो? पढ़ता भी हूँ। पढ़ाई मुश्किल लगती है? नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि जब स्कूल में आपने ये रिकॉर्ड बनाया तो फिर आपके टीचर्स की तरफ से क्या कमेंट्स मिले? जो आपके फ्रेंड्स थे उन्होंने आपको क्या कमेंट्स दिए? उन लोगों को तो पता नहीं है, जब बताऊंगा तब। अच्छा अच्छा, तो मुझे 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 ये बताएं कि आपने उन्हें नहीं बताया, लेकिन अब तो उन्हें पता चल गया ना, अब तो आप मेरे प्रोग्राम में आ गए, तो मशहूर हो गए, तो उन्हें तो पता चल गया होगा। तो अब वो आपसे मिलेंगे, आपसे कहेंगे हमें ट्रीट दो, तो फिर आप उन्हें क्या कहेंगे? अच्छा, खामोश है ट्रीट के मामले पे। अच्छा सलार, मुझे बताएं कि चलें टीचर्स को तो अब पता चल जाएगा हमारे प्रोग्राम के थ्रू, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? अम्मी अब्बू की तरफ से क्या कमेंट से शाबाश मिली थी? हाँ मिली थी शाबाश। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि वेरी गुड, इस तरह और रिकॉर्ड भी बनाओ। वेरी गुड, और भी रिकॉर्ड्स बनाओ। मुझे बताओ कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? इंग्लिश, उर्दू, मैथ? हाँ। कौन सा? इंग्लिश। अच्छा बताओ, अम्मी से ज्यादा डांट पड़ती है कि अब्बू से? नहीं, दोनों से नहीं पड़ती है डांट। नहीं, ये तो बच्चे झूठ बोलते हैं ना, किसी एक से तो पढ़ती होगी। थैंक यू सो मच सलार, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरफान साहब भी हमारे साथ, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इसी तरह से आप कामयाबियां समेटे, तरक्की करें, मुल्क का नाम रोशन करें, इसी तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आप बनाते रहें, और इसी तरह से हम आपको अपने प्रोग्राम में बुलाते रहें। ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी आज से शुरू हो रही है। पाक फौज के 86,000 अफसरान और जवान सिक्योरिटी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक 7वीं मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर ही नई हल्का बंदियां और फिर आम इंतखाबात होंगे। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं।
पाकिस्तान में कितने अफराद बसते हैं और घरों की तादाद कितनी है? पहली मर्तबा डिजिटल बुनियादों पर डाटा इकट्ठा करने के लिए फील्ड वर्क आज से शुरू हो रहा है। 1,21,000 शुमार कुनिंदगान मुल्क भर के 495 शुमारियाती जिला में घर घर जाएंगे। डिजिटल मर्दमशुमारी में इकोनॉमिक सेंसस फ्रेमवर्क की तैयारी भी शामिल है। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। आपका जो इन्यूमरेटर है जब आपके घर में जाएगा तो आपके घर को टैबलेट के साथ जो है वो जियो टैग करेगा। हर इन्यूमरेटर के साथ हमारा पुलिस का जो जवान है वो उसके साथ होगा। आउटर बाउंड्री पे आर्म फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट है वो होगी। 5 से 6 जो आपकी बिलियन है इसकी आप सेविंग कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक सेंसस जो है उसको भी डिजाइन कर सकते हैं। 7वीं मर्दमशुमारी की मजमूई लागत 34 अरब रुपए है, जिसमें से तकरीबन 7.5 अरब सिक्योरिटी पर खर्च होंगे। मर्दमशुमारी के इब्तदाई नताइज का इजरा 30 अप्रैल को मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी से होगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी अनोखी मंतक की बात करते हैं, ये तजवीज़ की बात करते हैं जिसको सुन के आपको भी हंसी आएगी और हम भी सोचेंगे कि यार किस माइंड सेट के साथ आप आवाम को इस तरह की बातें, इस तरह के मशवरे देते हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की अनोखी तजवीज़। वो कह रहे हैं जी कि अगर उनके पास इख्तियार होता तो वो पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर देते, बिजली का यूनिट भी 100 रुपये महंगा कर देते। उन्होंने कहा कि लीडर अवाम की बात को सुनकर सियासत करते रहे तो मुल्क नहीं बचेगा। आई थिंक शायद वो आज इसीलिए उनके इख्तियार में ये चीज़ें नहीं है। इट्स वेरी अलार्मिंग, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि जी आप इस तरह से पब्लिक प्लेस पे या इस तरह से आप आवाम के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। आप एटलीस्ट ये तो सोचें कि आवाम 2 वक्त की रोटी कैसे मैनेज कर रही है। प्लीज़ ज़रा सुनवाएं कि वो क्या बात कर रहे थे। अगर मेरे पास अख्तियार हो तो मैं आज पेट्रोल की कीमत 500 रुपये लीटर करता। सुबह निकल के देखता अपने घर से बाहर लाहौर में, अगर ट्रैफिक कम ना हुई होती और उसी तरह होती ट्रैफिक तो मैं 600 कर देता पेट्रोल की कीमत। बिजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़कर 100 रुपया यूनिट करता। गैस की प्राइस मैं 10 गुना बढ़ा देता। ये मुल्क नहीं बचेगा अगर हमारे लीडर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक सियासत करते रहे। ये मुल्क नहीं बचेगा। अजीब इनकी मंतक और अजीब इनका बयान। मुझे समझ नहीं आ रही कि मखदूम साहब को क्या कहना चाहिए या उनसे पूछना चाहिए कि सर क्या सोच के आप ये बयान दे रहे थे। लाइक पाकिस्तानी अवाम आपको लग रहा है कि शायद पानी की तरह पैसा कमा रही है और फिर पानी की तरह पैसा बहा रही है। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, बजाय इसके कि आप आवाम को अप्रिशिएट करें कि वो इतने मुश्किल वक्त में चीज़ें किसी ना किसी तरीके से मैनेज करिए। तो आप ये कह रहे हैं कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए जो आपने बयान दिया है, आई थिंक कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर आपके जो फैमिली है उसमें आप एक दिन के लिए ये करें कि जिस तरह से आम आदमी पाकिस्तान का मजदूरी करके 1 वक्त की रोटी कमाता है, अगर एक दिन के लिए भी इस तरह से मजदूरी करके रोटी कमाने की आपको अगर ज़रूरत पड़ जाए या आप इस तरह का काम करें तो आपके हाथ पांव ठंडे हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं हमारे मजदूर भाई, हमारा मजदूर तबका किस तरीके से गर्मी में, सर्दी में, मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर कमाता है, अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी देता है और वो रोटी रूखी सूखी रोटी होती है, जिस पे आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके इख्तियार में होता तो आप बिजली भी बढ़ा देते, आपके इख्तियार में होता गैस के प्राइसेस भी आप बढ़ा देते, आपके इख्तियार में होता तो आप पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ा देते। आई थिंक अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए आपको ये इख्तियार नहीं दिया क्योंकि आम आदमी के लिए कोई एहसास आपके दिल में नहीं है, आम आदमी के लिए कोई मस्बत सोच आप नहीं रख रहे। आप जब भी इस तरह का कोई बयान देते हैं एटलीस्ट ये सोचें कि किस तरह से हमारी आवाम गुजारा कर रही है। जिसके 2 बच्चे हैं या जिसके 3 बच्चे हैं उसके लिए कितना मुश्किल होता है 8 से 9 हज़ार की माहाना तनख्वाह में गुजारा करना। हम आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं उन लोगों का कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये मैं किसी छोटे तबके की बात नहीं कर रही, मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं ना उनकी मैं बात कर रही हूँ कि वो बेचारे खुदकुशियाँ करते हैं क्योंकि उनके पास कमाने के लिए कोई ज़रिया नहीं होता, कोई जॉब नहीं होती। और ऐसे में अगर आप ये कहें और इस तरह का बयान दें, आवाम की दिलजोई करना बड़ा ज़रूरी है, बजाय आवाम को जो है वो गुस्से में लाएं और आवाम को जो है इस तरह से हदफ तनकीद बनाएं या आवाम को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का जो मुआहदा है जुम्मे तक मुतवक्के है। पेश की शराइत पूरी करने के लिए स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि IMF की शराइत के तहत शरह सूद में 2 से 2.5% तक इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जुमेरात की शाम अहम मुज़ाकरात का इम्कान है। स्टाफ लेवल मुआहदे के 3 से 4 हफ्ते बाद IMF बोर्ड का इजलास मुतवक्के है, जबकि दूसरी जानिब FBR ने 170 अरब रुपये
रुपए के ज़मीनी मालियाती बिल से मुतालिक वजाहती सर्कुलर भी जारी कर दिया है। स्टैंडर्ड GST रेट 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। तो आगे आने वाले दिनों में जैसा कि हमने कहा था कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, और महंगाई के बढ़ने के दौरान ऐसे बयानात आ जाना कि प्राइसेस मज़ीद ऊपर हो जाए। आवाम बेचारी जो है हमारी वैसे महंगाई की चक्की में पिसे, और अभी आगे है रमज़ान, और रमज़ान में हम देखेंगे कि हमारी जो आवाम है वो बेचारी किस तरह से मैनेज करेंगी, क्योंकि सस्ते बाज़ार भी लगते हैं और रमज़ान पैकेज भी निकलते हैं। हर ग्रॉसरी स्टोर पर ही होता है, लेकिन वो सस्ते बाज़ार या वो जो रमज़ान पैकेजेस होते हैं वो भी आवाम की पहुँच से बाहर होते हैं। एक बड़ी वाज़ेह मिसाल या जो बड़ी ज़िंदा मिसाल मैंने ये देखी कि एक टाइम पे दस्तरखान फुल सजता था, या आप सब लोग भी सोचेंगे कि वाकई ऐसा होता था। एक टाइम पे आपके दस्तरखान पे रमज़ान में बेतहाशा चीज़ें होती थी, अब बड़ी लिमिटेड हो गई हैं। अगर आप एक दिन फ्रूट चाट बनाते हैं तो फिर उसको आप अगले हफ्ते पे ले जाते हैं क्योंकि फल इतना महंगा हो गया है। अगर एक दिन आप बच्चों को शेक, आप उसको अगले हफ्ते पे ले जाते हैं क्योंकि दूध बड़ा महंगा हो गया है। तो आई थिंक शायद आवाम के लिए रिलीफ कुछ होना चाहिए, बट IMF से जो हमारा मुआहदा है उसमें शराइत बहुत कड़ी हैं। हमारी गवर्नमेंट को बहुत कड़े स्टेप्स लेने हैं। पॉलिसी मेकर्स को आई थिंक अब बैठ के सोचना चाहिए कि पॉलिसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि महंगाई हो लेकिन आवाम के लिए कुछ रिलीफ, कुछ दरमियानी रास्ता, ना पाकिस्तानी ज़ुबान में कहते हैं दरमियानी रास्ता निकालो, वो दरमियानी रास्ता ज़रूर हो। अभी हम लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के ऐलान में ताख़ीर पर असखुद नोटिस की समाअत मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है जो आज सुबह 11 बजे से पहले सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा हालात में 90 रोज़ में इलेक्शन ज़रूरी है। अदालत के अलावा कोई भी आइनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। किसने क्या दलाइल दिए, तफसीलात देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब KP इलेक्शन ताख़ीर आज खुद नोटिस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। सदर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन से मुतजाद नहीं हो सकता। सदर को आइन सूबाई इंतखाबात की तारीख देने की इजाजत नहीं देता। सदर मुमलिकत को किसी ने तारीख देने का कहा भी नहीं था। निगरान का बिना इलेक्शन की तारीख के लिए समरी नहीं भिजवा सकती। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 14 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन नहीं। ताख़ीर हो तो ठोस वजूहात पर अदालत की इजाजत से आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया सदर ने इलेक्शन की तारीख देने में ताखीर क्यों की, फिर खुद ही बोल पड़े शायद सूरत हाल वाज़ेह न होने पर ताखीर हुई हो। रिमार्क्स दिए इलेक्शन एक्ट का इख्तियार आइन से बालातर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख का इख्तियार किस शिक के तहत आया। अदालत आइन को दोबारा तहरीर नहीं कर सकती। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना लाजमी है, रुकावटें इसके बाद दूर की जा सकती हैं। अदालत के अलावा कोई भी आइनी दायरा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता, लेकिन तोसी के लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। आर्टिकल 254 लाइसेंस नहीं देता कि इलेक्शन में 90 दिन से ताखीर हो। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना हो तो सदर और गवर्नर का किरदार कहाँ जाएगा। इंतखाबी मुहिम के लिए कानून के मुताबिक 28 दिन दरकार होते हैं, इसे कम किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि सदर काबीना की एडवाइस के बगैर कोई फैसला कर सकता है। सदर ने तारीख देकर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। कानूनी बातों को एक तरफ रखकर मुल्क का सोचें तो हल निकल आएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए गवर्नर के पास तारीख न देने का कोई इख्तियार नहीं। क्या वज़ीर आज़म एडवाइस न दे तो सदर इलेक्शन एक्ट के तहत इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में सदर को इख्तियार तकवीज किया है। अगर सदर का इख्तियार नहीं तो सेक्शन 57(1) गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा निगरान हुकूमत की इंतखाबात की तारीख देने पर कोई पाबंदी नहीं। सदर के इख्तियारात आइन में वाज़ेह हैं। सदर हर काम के लिए एडवाइस का पाबंद है। कानून भी आइन के तहत ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग महक, मैं खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, आज बड़ा ही अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने जा रही है। आपकी सियासी राय क्या है? माशाल्लाह से आप कितनी एक्सपर्टीज़ हैं, आपको क्या लगता है जो आइन कहता है वही होगा? क्योंकि हम सुन भी ये रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बेंच से इख्तलाफ था, फिर बेंच भी चेंज हो गया, लेकिन अब जो अदालत फैसला सुनाने जा रही है, क्या लगता है कि क्या फैसला होगा? मैं सीख रहे हैं हम भी क्या एक्सपर्टीज है, लेकिन जो चीजें डे टू डे बेसिस पर हो रही होती हैं, आइन और कानून के नीचे समझने की, परखने की और उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपने जिस तरह रिपोर्ट भी दिखाई और आप खुद भी कह रही हैं, 4 जजेस की जानिब से इब्तिदान ही जब ये असखुद नोटिस दिया गया
तो एतराज भी किए गए और सवालात भी उठाए गए, जिसके बाद 2 जज साहिबान तो बेंच का हिस्सा है 5 रुकनी बेंच में, जबकि 2 ने अलग कर लिया और अपने आप को 2 और जजेस जिन पर मुखालिफ फरीकैन की जानिब से एतराज उठाया गया यानी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने भी खुद को अलग कर लिया। अब 5 रुकनी बेंच ने कल शाम समाअत मुकम्मल कर ली है। अब से 2 घंटे 3 घंटे में फैसला सामने आ जाएगा। उम्मीद यही है कि आईनो कानून को मद्देनजर रखते हुए ऐसा मजबूत फैसला दिया जाए कि जिस सवाल की तलाश है खुद ये बेंच और चीफ जस्टिस साहब ने जिस पर नोटिस लिया कि ये तय करना है कि आया इलेक्शन की तारीख देना किसका काम था, सदर दे सकते हैं, गवर्नर का देना जरूरी था, या ऐसी सूरत हाल हो तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जानी थी। वो जवाब पूरी वजाहत के साथ मिल जाए जिस पर एतराज ना बचे, और वो एतराजात जो इस अज़खुद नोटिस से लेकर बेंच कॉन्स्टिट्यूशन तक पर उठाए गए हैं, जिसने एक अलहदा क्राइसिस अदलिया के अंदर हमारे सामने खड़ा कर दिया है, ये चीजें सॉर्टेड आउट हों और उस तरफ बढ़ें, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक अच्छी बात है कि एक बहरान ऐसा सामने आया है जो ये कि कहीं ना कहीं इन चीजों को दुरुस्त करने और ठीक संत में ले जाने की जरूरत है। फिलहाल उम्मीद यही करते हैं, बहुत सी आरा का इजहार इस पर हो रहा है कि किस तरह का फैसला आ सकता है। क्या सिर्फ तारीख के लिए बाउंड कर दिया जाएगा ये बताकर के फलां शख्सियत या फलां कुर्सी ने ये तारीख देनी है और वो तारीख अनाउंसमेंट बाद में जाएगी, या फिर एक और रिमार्क भी कल दिया गया था कि अभी फिलहाल तारीख की बात कर ली जाए, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिमिटेशंस दी गई हैं अगर उनको मद्देनजर रखा जाए और कल को रद्दो-बदल करना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस मामले को देखेगी कि आया वो किया जाए तो किस तरीके से किया जाए। जी ठीक, अच्छा आयशा आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे रिपोर्टर शहजाद अली भी हमें ज्वाइन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन वो देख रहे हैं, क्या आंखों देखा हाल है। शहजाद जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहाँ पर पंजाब और KPK में जो इंतखाबात में तख़ीर हो रही थी उससे मुतालिक जो खुद नोटिस दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस हवाले से पहले जो है वो 9 रुकनी बेंच की तश्कील हुई, जिसमें से बाद में 4 जजेस ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया। बेसिक जो आज खुद नोटिस दिया गया था उसमें अदालत की जानिब से बताया गया था कि 3 बुनियादी सवालों का जायज़ा लिया जाएगा कि इलेक्शन के हवाले से जो आइनी जिम्मेदारी है उसको किसने पूरा करना है और ये इख्तियार किसका है और कब इलेक्शन के हवाले से जो है वो तारीख अनाउंस करेगा क्यों होगी। इसके अलावा जो तीसरा अहम सवाल था इस अज़खुद नोटिस केस में, उसमें वो ये था कि सूबों और फेडरेशन की क्या जिम्मेदारी है इलेक्शन के इनकाद और इलेक्शन की तारीख के हवाले से। इन तीनों सवालों का जायज़ा लिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उसने इन तीनों जो बुनियादी आइनी सवाल थे उनका जायज़ा लिया। इसमें जो फरीकैन में जो है वो वकला ने अपना अपना जो है वो मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। अदालत ने यह कहा कि इंतखाबात को 90 रोज़ से आगे नहीं जाना चाहिए। आइन का आर्टिकल 254 के तहत ही अगर अदालत की इजाज़त से मशरूत है, अगर 90 रोज़ से आगे इंतखाबात ने जाना है, कोई गैर मामूली सिचुएशन हो मुल्क के अंदर, तो इंतखाबात को आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन उसका जवाब देना होगा। और उस पर भी अदालत ने यह वाज़ेह किया कि पहले इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगी कि किस डेट को इलेक्शन होना है, उसके बाद दीगर जो मामलात हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। साथ ही साथ इस अहम केस में जो है वो सदर मुमलिकत ने जो इंतखाबात की तारीख दी है उस हवाले से भी जो चीज़ें हैं वो ज़ेर बहस थी। अदालत ने यह कहा कि सदर मुमलिकत ने जो है वो किस इख्तियार के तहत जो है वो तारीखें अनाउंस की जो इंतखाबात के हवाले से, जिस पर जो है वो ये बताया गया कि सदर ने अपना जो आइन के आर्टिकल 57(1) के तहत इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए ये डेट्स अनाउंस की। लेकिन उसमें अदालत ने यह कहा कि सदर अगर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, सदर उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं अपना इख्तियार कि जब असम्बली की तहलील जो है वो मुकर्ररा वक्त पर हो। अगर वक्त से पहले तहलील हो जाए और या गवर्नर ने अगर असम्बली तहलील नहीं की, तो इस हवाले से भी जो तमाम महक आइनी और कानूनी सवालात थे उनका जायज़ा लिया गया। फरीकैन ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा और 5 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो इस अहम केस का फैसला महफूज किया था और इस हवाले से बताया गया था कि कल दिन 11 बजे जो है वो इस अहम केस का फैसला शहजाद अब क्या जो है वो फैसला आता है, हम वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आपसे जानते रहेंगे कि क्या सिचुएशन बनने जा रही है, क्या सिचुएशन। बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आयशा बख्श हमारे साथ मौजूद है। आयशा, कल हमने देखा था कि एक मुश्तिल हजूम ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोला, गेट और CCTV कैमरास तोड़े, सिक्योरिटी हलकार से उलझते रहे। इमरान खान साहब की पेशी और इस तरह का माहौल बनना, आई थिंक ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, हम ये चीज़ें पहले भी देखते हैं। ये किस तरह की एग्जाम्पल्स अब सेट होना शुरू हो गई हैं कि जब कोई भी अहम पेशी होती है इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं, फिर गिरफ्तारियाँ होती हैं, फिर सोशल मीडिया पे एक तनकीद का तूफान बरपा हो जाता है। तो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं कि एग्जाम्पल सेट नहीं हो रही है, माजी में हम सेट कर चुके हैं। बात यह है कि इंसान इवॉल्व करता है और सीखता है।
आईन और कवानीन मौजूद है, उनके नीचे जब हम लोगों को ये कहते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक चलना है और बेहतरी की बात करनी है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी पॉपुलिस्ट अप्रोच है पॉलिटिकल पार्टीज की, जहां वो ये समझते हैं कि नारा, तकरीर और इल्जाम बिना किसी सबूत के आप कहीं भी कह दें, अमल उस पर कोई ना हो, आप अपने पीछे सिर्फ लोगों को इकट्ठा करें और लोग सिर्फ आपके लिए मौजूद हों, उस आईन और कानून को रिस्पेक्ट करने के लिए मौजूद ना हो, उस अदालत को रिस्पेक्ट करने के लिए मौजूद ना हो, तो फिर ये सिर्फ एक दबाव डालने की टैक्टिक्स हैं। मतलब है कोई भी लीडरशिप हुई, कल इमरान खान साहब थे और वो खुद मौजूद थे, सेकंड टियर लीडरशिप जुडिशियल कम्प्लेक्स के दरवाजे के बाहर मौजूद थी, किसी ने एक सेकंड के लिए नहीं कहा कि आप खामोशी इख्तियार करें, हम अदलिया के दरवाजे पर मौजूद हैं, हम तो अदलिया के आगे सबमिट करते हैं और पेश होने के लिए आए। मगर हुआ क्या, वहां पर अदलिया पर दबाव डालने और बढ़ाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब जिस शहाना अंदाज में पेश हुए, 3-3 अदालतों से जमानतें, मेरा तो ख्याल से भैया वक्ती तमाम केसेस में जमानतें दे दी जाएं या केसेस खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि जो तमाशा लगा रखा है, अगर केसेस में दम नहीं है, उनको चलाया नहीं जा सकता, तो फिर इस तमाशे का कोई मकसद नहीं है। गुज़िश्ता 1 साल से जो अप्रोच इख्तियार की गई है, जहां हम माशी तौर पर खड़े हैं, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, अगर दुनिया हमारी तरफ देखे कि हम कितने गैर संजीदा लोग हैं, चाहे माशी मामलात हैं, चाहे सियासी मामलात हैं, चाहे फिर इंसाफ और कानून का मामला हो, तकरीर कुछ और है, आइडियलिज्म बेचते हुए कोई और बात है, मगर जहाँ अमल दरामद की बात आती है, वहां ये खौफ है लीडरशिप को कि आप अपनी गाड़ी से उतर कर अंदर जाने को तैयार नहीं होते। जो लोग लीडर के तौर पर मौजूद हैं, वो अपने लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे अगर वो खुद गैर महफूज अपने आप को समझते हैं। तो ये वो दोहरी अप्रोच है जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास मौजूद है कि हम कहीं निकले तो हमारे साथ पूरा एक तूफान बदतमीजी होना चाहिए, ताकि वो जज जो अदलिया के अंदर बैठे हैं वो कहे जी आप ना ही आए, बेहतर है हम जमानतें बाहर आप तक पहुंचाते हैं। और कल भी ये अप्रोच इख्तियार की गई, यहाँ नहीं पहुंच सकते, हम वहां नहीं पहुंच सकते। तो इस सब का मतलब ये बताना सिर्फ कि जी हमारे पास बहुत लोग हैं, बिल्कुल बताएं, और ये साबित करने का तरीका है वोट के जरिए। वोट के जरिए आप बताएं, असेंबलीज आपके पास मौजूद है, आप तहलील करते हैं। मतलब है ये वो तरीका इख्तियार किया जा रहा है जहाँ इदारों को सिर्फ ये बताना है कि आए, हम आपको ब्लैकमेल करने के लिए खड़े हैं, ये दबाव हम बना सकते हैं, हमें हमारी मर्जी की डील दे दें तो हम खामोशी से घर चले जाएं। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। कल वहाँ मुकदमात हो गए, 25 लोग अरेस्ट कर लिए गए, अब यही कुछ चलता रहेगा पूरे 1 साल से। आप देखें एक मुकदमा दूसरा मुकदमा, कोई नतीजा नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं निकाला जा रहा, जो दरअसल पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होना चाहिए। बिल्कुल आयशा, प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगेन वही बात है कि ये तरीका, ये रास्ता बहुत गलत है और हमारे हुक्मरानों को एटलीस्ट इस स्टेज पे ये सोचना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो सोच लें तो काश वो अवाम के बारे में ही सोच लें, जो कि वो सोचना ही नहीं चाहते। आयशा मुझे ये बताएं कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस का कह दिया जाता है और हम देखते हैं कि जी इलेक्शंस हो जाते हैं, तो फिर KP के और पंजाब में क्या सिचुएशन आप देख रही हैं? किसका सियासी पलड़ा आपकी नज़र में ज़्यादा भारी रहेगा? देखिए, मैं एक 90 दिन के ऊपर तो खुद अटॉर्नी जनरल जो कुछ अदालत को बताया गया है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। जो अगर तारीख के ऊपर जाया जाता है और इलेक्शन कंडक्ट करने की बात होती है तो अप्रैल के लास्ट वीक आफ्टर ईद उल फितर में भी एक तारीख बनती है जिसके ऊपर जाया जाए। कोशिश ये भी रही कि आम इंतखाब की तरफ किसी तरह जो कल मुशावरत और सालसी की बात हुई मामला ले जाया जाए। अच्छा, राइट नाउ जो कंडीशन नजर आ रही है, एक देखा जाए तो इमरान खान KPK का, तो मैं अगर अभी जो जेल भरो तहरीक है वहां से कोई बंदा जेल जाने को भी तैयार नहीं हुआ। आई डोंट नो कि वहां ग्राउंड रियलिटी में लोग वोट करने जाएंगे, क्योंकि KPK के लोग 2 बार तसलसल रहा जो PTI को वोट मिला। नेक्स्ट टाइम वो क्या करेंगे मैं उसके ऊपर तो हतमी तौर पर अभी नहीं कह सकूंगी, लेकिन पंजाब में इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो माशी हालात लोगों की और जो हुकूमती तर्ज अमल रहा पिछले 1 साल में PDM गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं। इलेक्शन अगर हो जाते 1 महीने में तो PTI को फायदा होगा, अगर इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो सिचुएशन देन मुख्तलिफ होगी और नताइज भी उसके मुख्तलिफ होंगे। अच्छा आयशा, मरीम नवाज ने भी ये कहा ना कि इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी जाएं और आवाम को इज्जत जो है वो अदल के निज़ाम से ही मिल सकती है। तो क्या बैकग्राउंड स्टोरी आपको लग रही है कि पहले तो एक टाइम पे हमने देखा था कि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजन दरमियान में आ गए थे और कहा जा रहा था कि जी अभी इलेक्शन हम वक्त पे नहीं करवा सकते, इसको मजीद डिले किया जाएगा। सडन मरीम नवाज का ये कह देना कि इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू कर दी जाए, ये किस चीज़ की तरफ इशारा है, क्या समझे हम? देखिए, एक बात तो यह है कि मामला अदालत के अंदर है। अगर वहां से कोई तारीख आ जाती है और इलेक्शन का कह दिया जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसको टाला नहीं जा सकता, कोई बहुत ही इस किस्म की इमरजेंसी, तो इंतखाब की तरफ जाना पड़ेगा। मे बी उनके जहन में अगर इंतखाब की तरफ जाना पड़े तो हम भी वही तैयारी कर रही है, ग्राउंड पर मौजूद है कि अपने लोगों को अप्रोच किया जाए और अपनी साइड ऑफ स्टोरी दी जाए कि जो हमारे साथ हुआ वो गलत था, तब इंसाफ नहीं हुआ था,
फिर उस वक्त के कुछ जजेस की जानिब से, फिर कुछ एक्स एस्टैब्लिशमेंट भी आकर तस्लीम कर चुकी बहुत से वाकयात, किस तरह से मैनिपुलेशन की गई, क्या किस तरीके से उस वक्त के पॉलिटिकल सिचुएशन को ट्रीट किया गया फॉर डिजायर्स। सो वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी देते हुए साथ साथ एक और सवाल उठा रही है कि पहले अदल फिर इंतखाब, जबकि दोनों बातें बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप दोनों को जोड़ नहीं सकते। जब आपको आईनी तौर पर मामला को आगे बढ़ाना है, जहां आपके साथ आपको लगता है कोई नाइंसाफी हुई, तो आप एपेक्स कोर्ट्स की जानिब जाएं, वहां अपने मामलात रखें, क्योंकि ये मामला कोर्ट से बाहर सेटल होंगे तो कोई नया प्रेसिडेंट सेट होगा। अब दूसरी बात, वो जब ये कह रही है कि हम जब लोगों को अप्रोच करते हुए वो जा रही हैं, तो अपने नुक्ता नजर ये दे रही है कि हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको कंटेस्ट तो करना पड़ेगा इलेक्शन को, आप ओपन ग्राउंड नहीं दे सकते। लेकिन जो हालात चल रहे हैं अभी, जिमनी भी लेकर पंजाब के जो कैंसिल हुए हैं, इलेक्शन पर कहीं ना कहीं महज सवालिया निशान है और रहेगा। मेरी राय में अगर तारीख आ भी जाए तो जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोर्ट में जाके बता चुके हैं, जो लिमिटेशंस दे दी गई हैं इदारों की तरफ से, तो ये समझिए कि जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराना है वो कह रहे हैं कि हमारे तो हाथ उठे हैं, फिलहाल हमारे लिए मुमकिन नहीं। तो फिर किस तरह से होगा, ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं बना रहेगा जिस दिन तक इलेक्शन आ नहीं जाते। सही। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा कि हम एक इत्तेहाद की बात करते हैं कि जी एक इत्तेहाद है, ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उस इत्तेहाद में अब उतनी जान नहीं रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत सेंसिटिवली, पीपल्स पार्टी बहुत मैं ये कहूँगी कि बेहतरीन तरीके से अपने कार्ड्स प्ले कर रही है, जबकि नून लीग जो है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात है, क्योंकि नून लीग के अंदर भी काफ़ी इख्तलाफात चल रहे हैं। बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, फिर मरीम नवाज का आ जाना, फिर शायद हकान अब्बासी का मामला हमारे सामने है, लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत सेफ साइड पे है। आपको ऐसा लग रहा है? पीपल्स पार्टी सब तक तो ठीक है कि सेफ कार्ड्स खेल रही है। पीपल्स पार्टी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी, उनका एक तो ग्राउंड मुख्तलिफ है, सिंध उनके पास है और वहीं पर अपना सियासी मैदान है और वहीं पर उनको खेलना होगा। पंजाब में उनके पास वो सपोर्ट मौजूद नहीं है। पंजाब पीटीआई और नून लीग के लिए एक बैटलफील्ड रहेगा पॉलिटिकली देखे, और यहीं पे इनके वोटर का झगड़ा रहेगा। नून लीग के अंदरूनी इख्तिलाफात बहुत ज्यादा है, वहां अपना एक इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस या लीडरशिप क्राइसिस मौजूद है, वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ और वो मुस्तकिल पिछले 5-6 साल से वैसे ही मौजूद है। नवाज शरीफ की वापसी को लेकर के जब तक वो बेल आउट नहीं हो जाते, उनके लिए एक नर्मो नाजुक फील्ड तैयार यहाँ नहीं हो जाती कि वो पहुंचे और उनके लिए सारी आजादियां रहें, उनकी वापसी मुमकिन नजर नहीं आती। ऑन द अदर साइड, बिलावल भुट्टो ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर यहाँ पर एक सेन अंदाज में चीजों को आगे बढ़ाते हुए, कहाँ उनको पॉलिटिकली किसी को पिन करना है, कहाँ क्या स्टेटमेंट देना है, इंटरनेशनली वो अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। सो वो सेफ ग्राउंड्स पर नजर आ रहे हैं। फेडरल में उनके पास वो पोजीशंस नहीं रही गुज़िश्ता 10 सालों में, तो इट सीम्स लाइक कि उनके लिए माहौल कहीं ना कहीं उनके हक में जा रहा है, फेवर कर रहा है। मगर मैं फिर वही बात कहूंगी, मैं जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते और वो तारीख नहीं पहुंच जाती कि हम इलेक्शन के ग्राउंड पर उतर रहे होंगे, कुछ भी कहना कब लग वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन मौजूद है, जिस तरीके से पॉलिटिकल एलिमेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए कुछ फ्रेंडली नहीं है। सो मुश्किल है कि चीजें इतना स्मूथ आगे जाती हैं। ठीक है आयशा, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने गुफ्तगू की। और बड़े मैं हमेशा एक बात करती हूँ जब भी सियासी मामलात पे बात करती हूँ कि प्लीज़ खुदारा अब ये आपसी जंग आप छोड़ दें और आवाम के मफाद के लिए बात करें। अभी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, कल इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हालात हुए, जो तोड़फोड़ हुई, जो गिरफ्तारियाँ हुई, वो ज़रा मनाजिर आपको दिखाते हैं। बाजी की गई इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात में पेशी के लिए इस्लामाबाद आमद पर पुलिस रोकती रही, लेकिन मुश्तइल जत्थों ने नाकों से रुकावटें हटाई और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोल दिया। चेयरमैन पीटीआई के काफिले में शामिल गाड़ी की टक्कर और कारकुनों के धक्कों से इहाता अदालत का दरवाजा टूट गया। आपे से बाहर कारकुन पुलिस एहलकारों से उलझते हुए इहाता अदालत में दाखिल हुए। अपने गैर कानूनी करतूतों के सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ डाला। सीसीटीवी कैमरा भी टूट गया। इमरान खान की गाड़ी पर सवार क़यादत खुद नारे लगाकर कारकुनों को मजीद शहद देती रही। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से इमरान खान लाओ लश्कर समेत ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पार्किंग गेट पर पहुंचे तो रोक लिया गया। यहाँ पर भी धक्कम-पेल होती रही। बाद में वीआईपी गेट से गाड़ी समेत दाखिले की इजाजत मिल गई। इस दौरान इमरान खान के स्क्वाड में शामिल सिक्योरिटी एहलकार गाड़ी से गिरकर जख्मी भी हो गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के वाक़े पर पुलिस इन एक्शन। थाना रमना में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें सूबों में भी रवाना कर दी गई हैं।
रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और अगेन जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि बहुत बुरी एग्जांपल्स सेट होना शुरू हो गई हैं अब हमारी सियासत में कि जब भी किसी की पेशी होती है तो जो हमारे आला और मुअज़्ज़ज़ इदारे होते हैं उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की जाती है, आवाम के जत्थों को बुला लिया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, फिर गिरफ्तारियाँ भी होती हैं और फिर एक मजलूम यानी सिंपैथी कार्ड खेला जाता है। अभी जो कल के मनाजिर थे, सोचें कि दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट जा रहा है। PTI रहनुमा और कारकुन जो थे और इनका पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हो जाना, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला होना और इसके साथ ही साथ थाना रमना में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें हमने देखा है कि 25 अफराद जो हैं उनको उन पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और अगेन वही बात है कि मैं किसी एक भी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, डिफरेंट सियासी पार्टियाँ जिन्होंने इस तरह की एग्जाम्पल सेट किए। अभी हम चलते हैं, एक और अहम खबर है जो कि दी जा रही है और इस्लामाबाद से खबर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कराने से रोक दिया है। आपको बताएं कि असद उमर, अली नवाज़ अवान और राजा खुर्रम नवाज़ की इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कराने से रोक दिया गया है। असद उमर, अली नवाज़ अवान और राजा खुर्रम नवाज़ की इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल बताएगा क्या डिटेल्स हैं? देखेंगे, इस्लामाबाद से PTI के 3 अरकान कौमी असम्बली थे जिनके इस्तीफे मंजूर ने डीनोटिफाई किया गया था और उनके हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कराने की तरफ जा रहा था इलेक्शन कमीशन। लेकिन इन तीनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके इस्तीफों की मंजूरी का जो नोटिफिकेशन है वो गैर कानूनी है, उसे कलअदम करार दिया जाए। उस पर आज पहली समाअत हुई है, चीफ जस्टिस ने समाअत की है और उनके वकला से इस्तफसार किया कि पहले आप कह रहे थे हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे और अब आप कह रहे हैं कि मंजूर क्यों हुए, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर उनके वकला ने ये कहा कि अब हम वापस असम्बली जाना चाह रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था तो वहाँ से रिलीफ मिला है, इसलिए अब इस्लामाबाद के हल्कों की तक हमें इस अदालत से रजू किया है, जिस पर समाअत के बाद अब उनका जो डीनोटिफाई करार देने का नोटिफिकेशन था उसे मुअत्तल किया गया है अभी और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। ठीक है सुहेल, बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि पहले आप कह रहे थे कि इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे और अब आप कह रहे हैं कि गलत मंजूर किए गए हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। हम वापस असम्बली जाना चाहते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये इस्तफसार ये मुकालमा हुआ है उनका चीफ जस्टिस से। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के अरकान के इस्तीफ़ों से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और जब मैं क्रिकेट की बात करती हूँ तो यानी पाकिस्तान सुपर लीग की बात करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग में आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबले आएंगी। किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ये कहते हैं कि कुछ मैचेस हम बहुत करीब आकर हारे, जबकि ज़ल्मी के मोहम्मद हारिस ने कहा कि टीम प्ले ऑफ मरहले में पहुँचने में कामयाब रहेगी। आपको ज़रा रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके अलावा PSL 8 पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान को T20 में बाबर आजम को नंबर 3 पर खिलाना चाहिए, जबकि इंजमामुल हक और मिसबाउल हक ने इस बात की मुखालिफत कर दी है। हारिस रऊफ का इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान को धक्का। प्रोग्राम जोर का जोड़ में शाहिद आफरीदी ने कहा हारिस को एग्रेशन काबू में रखना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलो। तो जब पहला आउट किया फिर भी वही मुक्के शुक्के और ये वो, थोड़ा रिलैक्स रहे, चेक करें कि उसने लास्ट 5 मैचों में क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसकी इकॉनमी चेक करें, कितना रन दे रहा है, वो आउट कर नहीं रहा। बूम बूम बोले पाकिस्तान को T20 में मोहम्मद रिजवान और फखर जमान से ओपनिंग करानी चाहिए। रिजवान और फखर ये पाकिस्तान T20 के ओपनर्स ये होने चाहिए। नंबर 3 बाबर आजम होना चाहिए। इंजमामुल हक और मिसबाउल हक ने ओपनिंग जोड़ी में छेड़छाड़ की मुखालफत कर दी। बाबर का भी अगर स्ट्राइक रेट लिया जाए ना, जो उसका पहले 6 ओवरों का स्ट्राइक रेट है वो बहुत अच्छा है। फखर अगर सेट है और 7वें ओवर में वो स्पिनर आ गया, कोई बॉलर आ गया, अगर वो चाहेगा ना तो वो 3 छक्के भी आराम से मार देगा उसको। इरम जावेद ने कहा इमाद वसीम अपनी परफॉर्मेंस से कौमी टीम में वापसी के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। चलें जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गिलगित बल्दिस्तान के दरिया के शगाफ में निकासी आब का पानी फेंकने से बीमारियां फैलने लगी हैं। 50% से ज्यादा शहरी दरिया का मुज़रे सेहत पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये है दरियाए गिलगित, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन इसका पानी इंतहाई नुकसानदेह है।
सीवरेज और कचरा इसे आलूदा कर रहा है। दरियाए गिलगित के पानी को वाटर पंप के जरिए उठाकर शहर के गुंजान आबाद इलाके तक पहुंचाया जाता है। खास तौर पर केनोदास, यूनिवर्सिटी रोड, सोनीकोट और जुटियाल को ये पानी सप्लाई किया जाता है। मकामी लोग कहते हैं यही मुद्रे सेहत पानी पीने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो भी पानी इस्तेमाल होता है वो दरिया गिलगित से लिफ्ट होकर आता है और वो खाने में भी, पीने में भी, सब में यही इस्तेमाल होता है। 50% पानी जो है वो इस दरिया से लिफ्ट करके लोग ऊपर ले जाते हैं और वो अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वाटर है ये इंतहाई कंटेमिनेटेड है। इसके ऊपर कई इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं। लोगों का जो इस्तेमाल होने वाला जो पानी है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने भी तस्दीक कर दी कि ये पानी सेहत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। 90% बीमारियाँ किसी न किसी वजह से जो पानी बीमारियाँ हैं वो पानी के साथ लिंक करती हैं, चाहे वो हार्ट की डिजीज़ हो या हमारी कोई और हेल्थ इलनेस हो या हमारे यहाँ जो हेपेटाइटिस ए का जो स्प्रेड होता है या टाइफाइड। गिलगित के लोगों ने फौरी तौर पर साफ़ पानी की सप्लाई का मुतालबा किया है। साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरा पानी हमारी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और पानी तो एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसको जितना साफ़ करके आप इस्तेमाल करें, जितना बॉयल करके आप इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा होता है। पानी का इंटेक करना बड़ा ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि अब जब गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में हम अक्सर ये करते हैं कि जो पानी की जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है हम नहीं पीते, जिसकी वजह से मसले चेहरे पर आना शुरू हो जाते हैं। स्वेटिंग होती है हमें। अब स्वेटिंग से होता ही है कि चेहरे पर चिकनाई बढ़ जाती है। जिनकी ऑयली स्किन है उनको सबसे ज़्यादा मसले होते हैं क्योंकि ऑयली स्किन पर डेड स्किन की ज़्यादा लेयर होती है। एक्नी होना शुरू हो जाती है, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, आपको दाने होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आपकी जो स्किन पे स्कार्स रह जाते हैं वो तो भाई अल्लाह माफ़ी पूरी ज़िंदगी के लिए लगता है कभी जाना ही नहीं है। हर्बलिस्ट रानी आपा से हमने बात की थी, आपको दिखाते हैं। हर्बलिस्ट रानी आपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह आप गर्मियों में अपनी ऑयली स्किन को फ्रेश रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक के लिए मेकअप स्टे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम आपा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत आपने सही बात की। जो ऐसा होता है ना। अच्छा, ये इसलिए मुझे इतना पता है क्योंकि जी मेरी अपनी स्किन ऑयली है तो हम ये चीज़ हमेशा फेस करते हैं। लेकिन जो एक सबसे मेजर मसला है कि आपकी ऑयली स्किन पे मेकअप नहीं टिकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि गर्मियों के आते ही चूँकि गर्मी बढ़ जाती है, मौसम की हिद्दत बढ़ जाती है, सूरज की हिद्दत बढ़ जाती है, तो जो स्किन ऑलरेडी ही ऑयली है तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उस पर एक्नी लाजमी हो जाती है गर्मी के मौसम में। लेकिन जो स्किन नॉर्मल होती है और जो स्किन ड्राई होती है वो भी इस बढ़ती हुई गर्मी में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और स्किन की कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। बार बार फेस वॉश करने से भी आपकी स्किन बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि जितनी बार आप फेस को किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन फेस वॉश या साबुन के साथ धोएंगे तो स्किन की जो असली आपकी चमक है और जो फ्रेशनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। देखिए, दिन में 5 बार से ज़्यादा मुंह धोना, मेरा ख्याल है कि जो अल्लाह पाक ने हमें 5 बार वज़ू का टाइम दिया उसमें आप 2 से 3 बार भी फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन। लेकिन चूँकि गर्मी की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, घर से बाहर चले जाएँ तो ऑयल इस कदर आ जाता है, पसीना इस कदर आ जाता है कि स्किन पर ना सिर्फ ये कि एक्नी हो जाती है, एक्नी होने की वजह से कलर बहुत डल हो जाता है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जितनी ऑयली स्किन होगी मेकअप तो उस पर स्टिक कर ही नहीं सकता। और आप ये देखिए ना, आपके ऑयली स्किन पे जो निशान रह जाते हैं ना, वो निशान बड़े खतरनाक, एक्नी के निशान तो आपकी खूबसूरती में बहुत ही कमी कर देते हैं। और जितनी अगर इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ऑयली स्किन पर आपके दाना निकला, दाना किसी भी तरह आपने इलाज किया, एक्नी खत्म हो गई। उन निशानात को ख़त्म करने के लिए भी ऑब्वियसली आपको कोई क्रीम इस्तेमाल करनी है। आपकी स्किन से भी क्रीम निकल रही है, ऊपर से भी आप क्रीम लगा रही हैं। जब 2 क्रीमें मिलती हैं तो और ब्लास्ट हो जाता है, मज़ीद एक्नी उनकी एक्टिव हो जाती है। आज जो मैं बताऊंगी एक ऐसा वाटर बनाना आपको सिखाऊंगी कि जो आपको सन से प्रोटेक्शन देगा। उसको स्प्रे करने के बाद आप घर से जब आप बाहर जा रही हैं तो अपना फेस अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको अपने चेहरे पर स्प्रे
कर लीजिए। स्प्रे करने के बाद इसको या तो टिश्यू पेपर से टैप कर लेंगे या काम करते रहें कि वो खुद ही ड्राई हो में जाए, डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आप मेकअप करके कहीं भी बाहर चली जाए तो अल्लाह के फजल से ना आपकी स्किन पर ऑयल आएगा और ना आपकी स्किन पर स्वेट होगा। यानी ये ऑयल कंट्रोल करने वाला स्प्रे। हाँ, ये तो बता रही हूँ कि सन प्रोटेक्शन बता रही हूँ आपको वाटर में। चले मैं कहती हूँ किचन में चलते हैं, जरा देखते हैं आप क्या बना रही हैं। अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि सीजनल फ्रूट्स, जूस या सीजनल वेजिटेबल्स या फिर कभी-कभी अल्लाह ताला ने इतनी सारी सब्जियां रखी होती हैं कि जिसमें हमारे पास आपा इतनी चीजें होती हैं कि हमें उनका आइडिया नहीं होता। अब यहाँ पे मैं किचन में देख रही हूँ, हमारे पास पुदीना है, गुलाब है, क्यूकम्बर है, एलोवेरा है, तो इसका किस तरह से हम स्प्रे बनाएं? हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बॉल में पानी ले लें, मैं बॉल में ले रही हूँ, आप जग में ले लें, किसी तरह भी आप इतना पानी ले लें कि आपका 2 से 3 दिन गुजर जाए। इतना हमने पानी ले लिया। इस पानी में हम एक मुट्ठी भर के गुलाब की पत्तियाँ डाल देंगे। ये लीजिए, ये हमने इसमें गुलाब की पत्तियाँ डाल दी और इसमें हम डाल देंगे पुदीने की भी एक मुट्ठी भर के पत्तियाँ। जैसे कि आप देख रही हैं कि ये मोटी मोटी पत्तियाँ, हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। बहुत सारी पत्तियाँ हमने इसकी निकाल, फ्रेश पुदीने, बिल्कुल फ्रेश पुदीना जो आप ज़रा गर्मी की पैदावार है और आजकल तो हर मौसम में बहुत ज़्यादा, हर सब्जी में, हर सालन में भी बहुत ज़्यादा डलता है। इवन जो आप दोपहर के वक्त अपने लंच के साथ सैलेड खाते हैं उसमें बड़ा मुफीद, उसमें भी बहुत मुफीद है। इसकी चटनी के लिए भी बड़ा अच्छा है। जी जी जी, हमने डाल ली इसमें एक मुट्ठी पुदीने की और इसमें हम डालेंगे एक खीरा। अगर हमारे पास कद्दूकश है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम बिल्कुल इसको चॉप करके ना आपने चॉप करके हाँ डाल दिया। अच्छा, आप ये छिलके के साथ हमने डालना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको छिलका उतारने का बिल्कुल तकल्लुफ ना कीजिए क्योंकि हमें इसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट चाहिए। और जब हम इसको पानी में भिगो कर रख देंगे तो ये सारा एक्सट्रैक्ट, और बहुत बारीक बारीक काट लें। अगर कद्दूकश है तो वेल एंड गुड है, आप इसको कश कर लें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें पानी में निकल के डल के खुद ही जूसी हो जाती हैं। सही है, ठीक है। ये हमने ले लिया। और इसके अंदर हम लेंगे एक टुकड़ा एलोवेरा। एलोवेरा को हमने बीच में से कट किया। ठीक है। और इसको हमें ये वाला इसका पल्प हमने इस तरह फ्रेश एलोवेरा, जी ये भी आजकल हर घर में है और बहुत सस्ता है। और इसके अंदर हम डालेंगे एक पिंच फिटकरी, फिटकरी का पाउडर। जी बिल्कुल, फिटकरी का पाउडर डालकर रख लिया। जी, अब हम इसको भिगो देंगे। सही है। भिगोने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी और डाल देंगे। ओके। ये, और इसको हम सुबह से शाम तक भिगो कर रख देंगे। सही है। ढक देंगे इसको चाहें तो आप फ्रिज में रख दीजिए और शाम को इसको आप छान लें। सही है। छानने के बाद आप इसको किसी भी स्प्रे की बोतल में डाल लीजिए इस तरह। ठीक है। और इसको मुंह धोने के बाद अपने चेहरे पर अच्छी तरीके से स्प्रे कर लें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप स्प्रे करने के बाद छोड़ दीजिए। आप जितना अपने घर में काम कर रही हैं वो कर लीजिए। आपको बाल बनाने हैं, घर का बहुत से काम है, अगर स्किन में वैसे ही डिज़ोल्व हो जाता है तो बेस्ट है। अगर वैसे ही डिज़ोल्व नहीं हो रहा तो फिर आप टिश्यू पेपर से टैपिंग करके इसको बिल्कुल खुश कर लें। इसके बाद आपको जो मेकअप करना है वो कर लीजिए। अल्लाह के फजल से आपका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा। ये बेहतरीन सन प्रोटेक्शन वाटर है। इसको लगाने के बाद ना आपको पसीना आएगा ना सन टैनिंग होगी। अच्छा, इसके ऊपर। अच्छा, गर्मियों में ये भी बड़ा मसला होता है ना। और जब आप बाहर से आ जाएं, आप ज़ाहिर है कि बाहर से थके हुए आएँ और आने के बाद वैसे भी मेकअप साफ़ करना ज़रूरी है, तो आप सबसे पहले मुंह धोने के बाद दोबारा इसको स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल सिक्योर होगी। अच्छा, आप ये कितनी देर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं? ये तकरीबन 3 से 4 दिन की। 3 से 4 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अक्सर लोग होता है बना के रख लेते हैं और फिर वो हफ्तों चलाते हैं। नहीं, 2 से 3 ये फ्रेश चीज़ों का है। और आपको एक एक मुट्ठी, हाँ ये जैसे गुलाब आपने ले लिया, आप इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए और किसी पॉलीथीन में करके, तो ये ख़राब नहीं होगा। मुरझा गया कोई बात नहीं, लेकिन उसकी तासीर ख़त्म नहीं सही है, ठीक है। और खीरा हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, पुदीना रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और ताज़े में जो बात है वो बासी में नहीं है। और इतना सा टुकड़ा खीरा हर वक्त है हमारे घर, और एलोवेरा
आज आपके घर नहीं, पड़ोस से ले लीजिए, पड़ोस से उधार ले ले, कोई बात नहीं, आजकल उधार वैसे मिल जाता है। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं कि अक्सर मैंने ये देखा है कि खवातीन ये कहती है कि अर्के गुलाब उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ है, अपने चेहरे पे उसका स्प्रे करना, तो ये कितना अच्छा होता है स्पेशली इन समर्स? बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अर्के गुलाब एक स्किन का टॉनिक है, और अगर आप डायरेक्ट अर्के गुलाब भी सिर्फ अगर प्योर आपको मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कि प्योर नहीं मिलता ना, आप घर में निकाल लें अर्के गुलाब, फूलों का अर्क आराम से निकल जाता है जी। अब ये जो ना, ये बिल्कुल सादा तरीका है, ये जो हमने बताया है ये बिल्कुल सादा तरीका है। आप अगर अपने घर में भी एक बोल में पानी लें, गुलाब की पत्तियाँ डालकर ढक के रख दें, तो विद इन 2 आवर्स आप देखिए कि आप इनको, उसका जब पानी के अंदर आप स्मेल करेंगी, इतनी ज़बरदस्त गुलाब की स्मेल होगी, बिल्कुल फ्रेश। और आप वही अगर स्प्रे बॉटल में भर के रख लें, वो भी आप यूज़ करेंगे, भी आप यूज़ मैं अपने सैलून में रोज़ाना यही करती हूँ। पूरी गर्मियों मेरा सुबह में फ्रिज में एक बॉल भर के मैं गुलाब की पत्तियाँ डाल के रख देती हूँ। दिन में जितनी बार भी मेरे यहाँ फेशियल होते हैं इसी पानी से। ओह दैट्स ग्रेट। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हमें इनके बारे में पता नहीं होता, लेकिन हम अपने घर में ये चीज़ बना सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, बजाय इसके कि आप महंगे टोनर्स लें, महंगी क्रीम्स लें, महंगे फेस वॉश लें। उससे बेहतर है कि थोड़े से पैसे इस तरह की नेचुरल चीज़ों में इन्वेस्ट करें और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाएं। कि नहीं? और इसमें एक चुटकी जो मैंने फिटकरी डाली है, फिटकरी का लॉजिक ये है कि फिटकरी आपके जो पोर्स हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज करती है, मिनिमाइज कर देती है। समझ लें कि एक लेयर उसने आपके पोर्स के ऊपर लगा दी है, एक पर्दा खींचती है। अब आपको सन से बिल्कुल प्रोटेक्शन रहेगी। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी होता है अपनी स्किन का ख्याल रखना, स्पेशली गर्मियों में ज़्यादा मसले हो जाते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी खबर आपको देते हैं कि हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए, सिर्फ 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। नई कीमत 267 रुपये फ़ी लीटर होगी और हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपये और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहेगी। लाइट डीजल की नई कीमत 184 रुपए 68 पैसे होगी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की कमी। लाइट डीजल ऑयल जिसकी इस वक्त कीमत 196 रुपए 68 पैसे है, उसको 12 रुपए की कमी के साथ 184 रुपए 68 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की गई। नई कीमत 187 रुपए 73 पैसे होगी। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, उसकी मौजूदा कीमत 202 रुपए 73 पैसे है, इसको 15 रुपए की कमी के साथ 187 रुपए 73 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आइंदा 15 रोज के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं जनाब, हैदराबाद का रुख करते हैं। हम सबको पता है कि महंगाई का दौर है, हर चीज़ ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन महंगाई के इस दौर में हैदराबाद की हल्का ख़वातीन की जानिब से हमने देखा है कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। एक ऐसा बाज़ार कायम कर दिया गया है जहां गरीब और मुस्तहिक अफराद मुफ्त ख़रीदारी कर सकते हैं। इम्तियाज़ अली रिपोर्ट कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में जमात इस्लामी का अहसन इकदाम आओ खुशियाँ बांटे के नाम से 500 गरीब खानदानों के लिए बाजार सजा दिया। इस महंगाई के दौर के अंदर जो है हमने इस वक्त इस बाजार को हेल्पिंग हैंड के तहत जो है वो हमने ऑर्गेनाइज किया है। आओ खुशियाँ बांटे बाजार में बच्चों के जूते, चूड़ियाँ, कपड़े, बिस्तर और दीगर अशिया रखी गयी। बड़ी मेहरबानी लोगों की जो हमारी मदद कर रहे हैं महंगाई के दौर में। हैदराबाद में मुफ्त बाजार के कयाम को शहरियों ने खूब सराहा। कहा बढ़ती महंगाई में मुखय्यर हजरात को मुतवस्सित तबके की मदद के लिए आगे आना चाहिए। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। अब आगे बढ़ते हैं। नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर दिया से मुलाकात की है। इनकी मुलाकात कैसी थी, क्या गुफ्तगू थी, किन किन चीज़ों पर काम हो रहा है ट्रांसजेंडर्स की जानिब से, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। इस गुफ्तगू में आपको सुनवाते हैं। ट्रांसजेंडर को तो कुछ भी नहीं समझते कि वो क्या है, उनके साथ बदतमीज़ी, उनके साथ ज़्यादती, इब्तिदाई ज़िंदगी, स्कूल लाइफ और स्कूल के बाद फैशन डिज़ाइनिंग की, फिर डांस फील्ड में आ गई। घर के हालात अच्छे नहीं थे तो मैं फंक्शनों की तरफ चले गई,
कुछ सहेलियाँ मिली जो जिन्होंने मुझे इस तरफ लेके गई और वो बस सफ़र चलता रहा। तो 10 से 12 साल तक वो सफ़र चलता ही रहा। माशाल्लाह मैंने कमाया भी बहुत, लेकिन मैं कुछ वो सोचती ये मेरी मंजिल नहीं है। मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी का सफ़र बुलंदियों पे और बुलंदियों पे जाना चाहिए कि लोग मुझे देखें और इम्प्रेस हुएं। दिन शुरू होता है मेरा 11 बजे और उसके बाद मैं उठती हूँ, अपने सारे काम निपटाने के बाद वर्करों को काम समझाती हूँ, डिज़ाइनिंग देखती हूँ। उसके बाद कस्टमर डील करती हूँ, ऑनलाइन जो मेरे कस्टमर हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन इतने नहीं हैं, ऑनलाइन ज़्यादा हैं। तो ऑनलाइन कस्टमर डील करती हूँ कि इनको क्या पसंद आता है, उनको डिटेल देती हूँ, फिर पार्सल रेडी करती हूँ, फिर कोरियर वाले को बुलाती हूँ, कोरियर पैक होता है और वो डिलीवर हो जाता है। कपड़ा मटेरियल वगैरह मैं खुद लेकर आती हूँ और कटिंग वगैरह एक मेरे मास्टर हैं, एक टेलर रखा हुआ है मैंने, वर्कर रखे हुए हैं। और कलर के इंतखाब, मतलब सारी मैन्युफैक्चरिंग मेरी अपनी ही है, डिज़ाइनिंग मेरी अपनी है, सारा माइंड मेरा अपना ही है, किसी की कोई हेल्प नहीं लेती मैं। ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सेरा, छक्का, ये एक टोंट ही चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी मेरे नाम के साथ एक डिज़ाइनर जुड़ चुका है, तो वो टोंटिंग सारी ख़त्म हो गई है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। इम्प्रेस हैं लोग मुझसे, और जो मुझसे ऑर्डर करते हैं, जो क्लाइंट है वो बहुत इम्प्रेस है। सिस्टर, बाजी, मैम, दिया, तो वो जो टोंटिंग के वर्ड्स हैं ना, वो सारे पीछे चले गए। दूसरे ख्वाजा अफराद के लिए एक मैसेज है मेरे पास कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है। आप कोई भी कोर्स मिनिमम से पे करके आप कोई भी कोर्स करके अपना बिजनेस रन कर सकते हैं और आगे इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम किस रूप में इस दुनिया में आते हैं, ये फैसला हमेशा हमारे खालिक का होता है, हमारा नहीं। लेकिन दिया की ज़िंदगी से जो बात साबित है वो ये है कि अगर इंसान चाहे तो इरादे की ताकत से और थोड़ी सी कोशिश से खुद को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। हिम्मत और लगन से काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप हिम्मत और लगन और हौसले से काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकती, भले से आपका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो। अभी लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करते हैं कैसे मसले की। जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था ना कि जो सर का दर्द है आजकल हर कोई इसमें मुब्तला है। किसी भी किस्म का दर्द हो तकलीफ दे होता है, लेकिन जो सर का दर्द है ये एक ऐसा दर्द होता है, एक ऐसा आर्जा है कि इस बीमारी में जो शख्स मुब्तला होता है ना उसको लग पता जाता है। मतलब सर के सिर्फ एक दर्द की वजह से ना तो आप एक्टिव होते हैं, ना काम कर सकते हैं, ना ही आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका जो रूटीन का सारा काम होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के हवाले से, जिसे दर्द शकीका कहते हैं। इसमें आधे सर का दर्द होता है जो घंटों तक रहता है। ये माइग्रेन है, इसकी क्या वजह है, क्या हम कुछ ऐसा इनटेक करते हैं, क्या हमारी रूटीन ऐसी होती है क्या जिसकी वजह से हमें इसका सामना करना पड़ता है। न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर कुरातुलैन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची स्टूडियो से। उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा मुझे ये बताएं कि कितनी मेजॉरिटी में लोग आते हैं ये शिकायत लेके कि जी हमारे आधे सर में दर्द है? अगर हम एक बात करें ना तो पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है उसमें 15% टू 20% लोग इस दर्द में मुब्तला हैं। फिगर इज़ 15 टू 20%। ओके, सही है। 15 टू 20% जो कि आधे सर के दर्द की शिकायत में मुब्तला होते हैं, इनको आधे सर का दर्द होता है। ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, मैं इसकी ना अगर हम रूट कॉज पे पहुँचे तो इट्स इडियोपैथिक, जिसका हम ये कहें कि कोई वजह एग्जैक्ट नोन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च है, बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं जिससे ये ट्रिगर करता है। जैसे हम बात करें अपने रूटीन की ही, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उनमें जिनमें टेंडेंसी होती है उसमें ट्रिगर करता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद, आराम की कमी है, जैसे हमने बात की बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा लाइट, ये इस चीज़ को ट्रिगर करता है। कुछ लोगों में ये ग़िज़ा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे यूरोप की कंट्रीज़ में देखा गया था कि ये चीज़ का इस्तेमाल जहाँ पे ज़्यादा होता है उनमें इस चीज़ की ज़्यादा पाया जाता है ये माइग्रेन। और कैफ़ीन जो चाय और कॉफ़ी में हमारे पास होती है, अल्कोहल, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं, डार्क चॉकलेट है, लेमन जूस है, तो इससे ट्रिगर कर सकता है। स्ट्रेस है, टेंशन है, नींद पूरी नहीं है, इन चीज़ों से हो सकता है।
अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे आपने बात की ना स्ट्रेस या टेंशन की, आई थिंक आजकल हमारी सोसाइटी में हर 10 में से 9 लोग ऐसे हमें मिलेंगे जो कि स्ट्रेस या टेंशन या डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि हमें अपना रूटीन किस तरह से सेट करना चाहिए, बिकॉज एक डाइट भी मैटर करती है। चले जिन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं उन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा क्या डाइट प्लान होना चाहिए, या हमारी डाइट में से ऐसी क्या चीज़ें हम निकाल दें कि हमने वो इस्तेमाल नहीं करनी तो हम एटलीस्ट इस चीज़ से किसी हद तक बच सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हमने बात की अभी महक कि जो माइग्रेन सफ़रर्स होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि किस चीज़ से मेरा सर का दर्द ट्रिगर करेगा, वो जान के उस चीज़ का फ्यूचर में इस्तेमाल कम किया जाए। जैसे खुराक में टाइम मेंटेन करना, ज़्यादा अरसे तक भूख पे ना रहना, नींद के टाइम को रेगुलर करना कि रात का एक टाइम अल्लाह ताला ने रखा है तो उस पे सोना, स्क्रीन टाइम कम से कम रखें। रोशनी से जिन लोगों को ट्रिगर होता है सन ग्लासेस यूज़ करें या कम डिम लाइट में ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपना लिमिट कर दें। जिन जिन चीज़ों से ये ट्रिगर होता है खुराक में, उसका फ्यूचर में इस्तेमाल ना करें। और आपको जब भी ये लगता है कि स्टार्ट हो रहा है, बंदा खुद फैसला कर सकता है, इसको बिल्ला वजह के पाले नहीं कि जैसे ही आपको अलामात महसूस हो रहे हैं फ़ौरन उसको आप किसी मॉलेज के पास जाएं और उसका जो भी ट्रीटमेंट है एटलीस्ट ये पता चल जाए कि वाकई ये माइग्रेन है। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हमारे पास ये हैं कि स्ट्रेस से मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक है, स्ट्रेस से लेके टेंशन टाइप ऑफ हेडेक है, या बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हेडेक्स होते हैं जो उनको भी ये समझ रहे होते हैं कि ये माइग्रेन है। तो डायग्नोसिस में लेट होना, डायग्नोसिस में लेट होना ये एक सबसे बड़ी वजह है कि पेशेंट आपके पास और मेरे सर के दर्द ठीक ही नहीं हो रहे, जो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है। तो जो चीज़ें आप ये आपने बड़ी ज़रूरी बात की है कि आपको जब भी कोई सिम्टम महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या ये चीज़ क्योरेबल है, या कभी हम ये सोचें कि कभी भी अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में इस चीज़ में मुब्तला हो गया तो फिर ये है कि वो एहतियात ही करे लेकिन कभी इस चीज़ से वो निकल नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इस चीज़ का हल है, आजकल के दौर में हल है इसका। प्रिवेंटिव थेरेपी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इस पर हम शायद डिटेल में एक डिस्कशन के लिए चाहिए होगा, जो कि इस उसमें, लेकिन उसके इस्तेमाल से आप इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं और आप एक आम जिंदगी गुजार सकते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहबा, अक्सर बच्चों में ये शिकायत हमने देखी है, बच्चे ये शिकायत करते हैं स्कूल से आए हैं, बाहर से खेल के आए हैं या फिर पढ़ लिया उन्होंने, तो वो कहते हैं जी कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा वो कहते हैं जी किताब को करीब से रख के पढ़ा आपने, शायद इस वजह से भी सर में दर्द है। अगेन वही बात जो आपने कहा ना, स्क्रीन टाइम, ये भी आई थिंक एक चीज़ मैटर करती है। लेकिन छोटी सी एज में बच्चों के सर में दर्द हो जाना, इसको हम माइग्रेन ही कहेंगे या कुछ और है? ये नहीं, माइग्रेन में 4 मेजर चीज़ें होती हैं जिनका होना एक क्राइटेरिया होता है कि माइग्रेन है। 13 से 15 साल की उम्र से बच्चों से लेके 35-40 साल की उम्र तक के लोगों में ये मर्ज़ हो सकता है। इसमें रेपिटेटिव अटैक्स की ज़रूरत है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है, अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे एक दफ़ा ज़िंदगी में शदीद दर्द हुआ तो वो माइग्रेन नहीं है। इस माइग्रेन के दर्द में 4 घंटे से 72 घंटे तक दिनों से भी चल सकता है अगर ये टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ, और तो इसका दौरानिया लंबा हो सकता है जिसको हम क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं। वो आपको टिपिकल जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपको 4 घंटे से 72 घंटे तक का सर का दर्द हो, एज कट ऑफ मैंने बता दिया, मल्टीपल एपिसोड्स, मल्टीपल अटैक्स प्रेजेंट हो, एक महीने में 4 या 4 से ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं और वो अटैक इतना सिवियर हो, मामूली दर्द जिस पे हम ये करें काबिले बर्दाश्त हो, रोज़ाना चल रहा है, कुछ मिनट कुछ चीज़ में या शिद्दत कम हो रही है, शिद्दत ज़्यादा हो रही है लेकिन कभी जा नहीं रहा, वो माइग्रेन नहीं है। जो आपने बच्चों की बात की, अगेन मैं ये कहूँगी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से, या आपकी कोई आई का रेफ्रैक्टिव एरर है, ग्लासेस मतलब हम ये कहें कि लेंस का कोई प्रॉब्लम है, नज़र कमज़ोर है, तो बच्चा फोकस करते सर का दर्द हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं, आंखों से पानी आ रहा, अगेन वो माइग्रेन नहीं है। सही। और आप जैसे अच्छा डॉक्टर साहब, जी बताइए। जी एक तो अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल ले लीजिएगा, क्योंकि हमने देखा अक्सर ख़वातीन, मेरे साथ ही होता है, मैं इसलिए ये चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको जब माइग्रेन अटैक होता है आंखें लाल होना शुरू हो जाती हैं आपकी और आपको लगता है कि जी कमरा घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये क्या एक स्वेयर माइग्रेन अटैक की निशानी होती है, या हमें ये एक बहुत अलार्मिंग स्टेज होती है जिस पे हमें फ़ौरन से अलर्ट होना चाहिए क्योंकि ठीक है अगर इस तरह की कोई कंडीशन है दैट्स मीन कहीं गड़बड़ है? बिल्कुल, ये एक सर का दर्द माइग्रेन हो सकता है जिसमें
ना सिर्फ जैसे आपने बोला ना कि सर भारी हो रहा है उसके बाद चक्कर आ रहे हैं, हम हाँ। अगर बात करें कैटेगरी की तो माइग्रेन की जो प्रोड्रोम होता है उससे पहले ऑरा के सिम्टम्स होते हैं। जैसे ही सर का दर्द शुरू होगा उससे कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद तक ये अलामात हो सकते हैं। जैसे मरीज़ को पता चल जाए अभी थोड़ी देर के बाद मुझे सर का दर्द होगा, जैसे आँखों के आगे एक पैटर्न, एक फ्लॉटर्स, एक ब्लर सी चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए, कानों में सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो, सर भारी होना शुरू हो, मतली हो, उल्टी हो, नज़र में दो दो चीज़ें नज़र आने लगे, बैलेंस अपना बरकरार रखने में दिक्कत हो, चलने फिरने में लड़खड़ाहट हो, फेस का एक हिस्सा, सर का एक हिस्सा या जिस्म का एक हिस्सा सुन्न होने लगे, या थोड़ी देर के लिए कानों में आवाज़ें आने लगे, इस प्रोड्रोम के फौरी बाद या उस दौरानिया ही सर का दर्द शुरू हो जो कि इतना शदीद हो और नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो यस, दिस इज़ माइग्रेन। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, आप किसी सफ़र पे हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर डॉक्टर आपकी पहुँच में नहीं है, लास्ट में मुझे प्लीज़ ज़रा बताएगा, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा कि वो पहली क्या चीज़ है जो कि आपको करनी चाहिए। माइग्रेन सफ़रर्स को हम एडवाइस ये करते हैं कि आपके पास एक पॉकेट पिल होनी चाहिए जो सबसे इनिशियल पेन के अटैक के दौरान ही ट्रीटमेंट होता है माइग्रेन को, उसको हम अबॉर्टिव थेरेपी कहते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, सिवाय इसके कि ठंडी जगह पे एक आवाज़ का शोर ना हो, रोशनी कम हो, थोड़ी देर लेट जाएं, ठंडा एक गिलास पानी, लेकिन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ये वो पहली चीज़ें जो कि आपको करनी चाहिए। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अभी आपसे इजाज़त लेंगे और अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।